Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। राइट, तो देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, है ना। सबसे पहले ग्रेविटी क्या होती है ये देखेंगे। राइट, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी क्या है। हम कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, हम छोड़ते हैं। सपोज हमने एक बॉल को छोड़ा, है ना, या बॉल को हवा में उछाला, तो वो हमेशा नीचे अर्थ की तरफ आती है। राइट, कोई भी चीज़ अगर हम हवा में उछालते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ फॉल होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास अर्थ का जो एक ग्रेविटेशनल पुल, पुल और पुश क्या था, टाइप ऑफ फोर्स, है ना। पुल और पुश क्या होता है, वो फोर्स होता है जो बल हम किसी चीज़ पर लगाते हैं। तो वैसे ही अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी पे लगाती है जो अर्थ की सरफेस के पास, अर्थ की सरफेस पर गिर रहा होता है, लाई कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। राइट, यानी कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं कि हम उसको ऊपर से ऊपर की से तरफ उछालते हैं और वो नीचे की तरफ क्यों आती है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एक ग्रेविटेशनल पुल हर ऑब्जेक्ट पर लगता है, एक फोर्स लगाती है, एक फोर्स के साथ हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो भी चीज़ अर्थ की सरफेस पर नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, तो यही ग्रेविटी होती है। ठीक है, राइट। अब ग्रेविटेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में आमने सामने एक दूसरे के हैं तो वो एक दूसरे को, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। भाई हमने मान लीजिए एक बॉल ऊपर की तरफ उछाली। राइट, बॉल जो है वो अर्थ पर नीचे की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि बॉल पर भी एक फोर्स लग रहा है जो हमने उसको उछालने के लिए लगाया, और अर्थ भी अपनी तरफ से एक फोर्स अट्रैक्ट करके बॉल को नीचे की तरफ खींचती है। ग्रेविटी यही तो है, ग्रेविटेशनल पुल ऑन बॉडी बाय द अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा प्रेजेंट होता है, एक्ट करता है। इसी वजह से ऊपर जाने वाली हर चीज नीचे अर्थ पर आती है। क्लियर? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। आगे देखते हैं ग्रेविटेशन को कैसे इज़ैक न्यूटन ने ही सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब किया था। तो देखते हैं, हमने बहुत सारे इसके बारे में सुना होगा कि इज़ैक न्यूटन जो है वो एक गार्डन में बैठे थे, ऑल ऑफ सडन उनके ऊपर गिरा, या वो उन्होंने अपने स्टडी से देखा कि कोई पेड़ से जो है, एप्पल ट्री से एप्पल जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होता है, क्यों होता है। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में अराइज हुए जिसके बेसिस पर उन्होंने ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने जो है फिर वो उसको डिस्क्राइब किया। राइट, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम सब जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड्स। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ हवा में उछालते हैं तो वो हमेशा एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद जो है अर्थ पर फॉल होती है, यानी नीचे की तरफ जो है वो फॉल होती है। इट इज सेड व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। न्यूटन जब एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तो सडनली उनके ऊपर एक एप्पल आके गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। भाई न्यूटन ने ये सोचना शुरू किया कि ये एप्पल जो है लेफ्ट जा सकता था, राइट गिर सकता था, ये जस्ट बिल्कुल नीचे ही क्यों आया, अर्थ पर ही क्यों गिरा। और वो उस ट्री के नीचे बैठे थे और उन्होंने उस हिट हुए, एंड देन ही रियलाइज, उन्होंने ही स्टार्टेड थिंकिंग कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ अर्थ पर क्यों आया। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। अगर अर्थ, भाई ग्रेविटी के बारे में उन्होंने सोचा कि अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, एक ग्रेविटी, एक फोर्स जो लगा रही है अपनी तरफ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर तो ये मून को भी करती होगी क्योंकि मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट पर एक ही तरह का फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, एक ही तरह का फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचने के लिए। यानी अर्थ से कोई ऐसा एक फोर्स जो है लगा, अर्थ एक ऐसा फोर्स लगा रही है जो रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ खींचती है।
right? He argued that at each point of its orbit the moon fall downwards the earth instead of going off in a straight line. उन्होंने बहुत तर्क वितर्क किया इस चीज पर। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो है मोशन करता है, रिवॉल्व करता है, तो जब वो राउंड सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ऑर्बिट जो है इस तरीके से सर्कुलर मोशन में होते हैं, और मून जो है, ये अर्थ है हमारी, ये मून है, उसके चारों तरफ जो है मून चक्कर लगा रहा है। तो यानी जो वो हर ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर पहुंचता होगा तो मून नीचे की तरफ जरूर अट्रैक्ट होता होगा, है ना। यानी जब उसकी पोजीशन चेंज होती होगी, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि हर एक पॉइंट पे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। क्लियर। तो अगर ऐसा नहीं होता, कोई फोर्स अट्रैक्ट यहां से नहीं हो रहा होता मून के लिए, तो मून जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता। क्लियर। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, यानी मून जो है वो अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ से कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है, कोई चीज खींच रही है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो है मून डाउनवर्ड फॉल होता है, और हर एक ऑर्बिट, हर एक पोजीशन पे जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, राइट। ये सारी चीजें जब हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो है वेलोसिटी चेंज होती रहती है, राइट। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, लेकिन हमने कभी चांद को, मून को कभी अर्थ की तरफ गिरते हुए नहीं देखा, राइट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ी थी, लेकिन यहां पर हम इसको देखो और क्लियर करते हैं। एक एक्टिविटी है यहाँ पे 8.11। जस्ट टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड का एक डोरी ली हमने, एक रस्सी ली, और उसमें क्या करा, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड पर उसके एक जो हमने पत्थर को, स्टोन को बांध दिया, एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हर्ल इट अराउंड एज शोन इन द फिगर 10.1, और हमने उसको जो है सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू कर दिया, राइट। मोशन ऑफ द स्टोन, अब हम देखते हैं कि स्टोन का मोशन कैसे है। रिलीज द थ्रेड, और फिर क्या करते हैं हम जो है थ्रेड को छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। पहले जब हम उसे गोल गोल घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक सर्कुलर मोशन में स्टोन जो है घूम रहा है। ये देखो, जस्ट लाइक मून और अर्थ का जो रिवॉल्व, जैसे मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, ठीक वैसे ये पत्थर जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है। इस नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम ऑर्बिट मान लें मून के लिए, विद द रिस्पेक्ट ऑफ मून, तो यानी इसका जो है वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी, फिर इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ चेंज हो जाएगी, फिर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे जाते जाते चेंज होती रहती है, राइट। और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। ये देखो लिखा भी है, स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में जो है वो घूमता है सर्कुलर मोशन में, राइट। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, अब जब हम थ्रेड को रिलीज कर देते हैं, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यही मैंने समझाया कि जब तक हम थ्रेड को छोड़ते नहीं है वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, और हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। सो द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की बात आई तो फिर हमारा न्यूटन का लॉ यहाँ पे लग जाएगा, द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। यानी एक फोर्स लग रहा है ना, जिसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसका पाथ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो फोर्स कहाँ से लग रहा है, सेंटर से, है ना। यानी सेंटर से कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे इन द सर्कुलर मोशन। तो और ये फोर्स क्या है जो सेंटर से लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस सेंटर सीकिंग, जो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। भाई जब तक कि किसी भी बॉडी पर, या अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे है, उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो वो अपनी सेम पोजीशन को ही एक्वायर किए रहती है। अगर मोशन में है तो मोशन में, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन उसमें नहीं आएगा। तो सेम चीज इस स्टोन के साथ भी है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ
टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। कुछ इस तरीके से जो है ये मूव करता है स्टोन, अगर उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर से कोई फोर्स उस पर ना लग रहा होता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारी अर्थ है और अर्थ भी एक फोर्स लगा रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर हम इसको बोलेंगे मून की तरफ, यानी इसको अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, देन द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमें समझ में आ गया मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूम रही है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर सीकिंग, सेंटर से लग रहा होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। यही अर्थ, यही अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की तरफ से लग रहा है, जिसको अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दिया है, जो वो मून को अपनी चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घुमा रही है। और घूमने से सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है हर एक पॉइंट पे। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर अर्थ की तरफ से ऐसा कोई फोर्स मून फील नहीं करता, मून को नहीं लगता अपनी तरफ, अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती, तो मून सिंपली एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता रहता। अंडरस्टैंड? It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple, and why? अगर अब जितनी भी, अगर मान लीजिए ठीक जैसे मून की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही एक फॉलिंग एप्पल, एप्पल जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी अर्थ से ही अट्रैक्ट, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने कभी अर्थ को जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी ग्रेविटेशन में, जो भी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो जिनका अपना एक मास है ना, दे आर हैविंग देयर ओन मासेस, लेकिन और उनके बीच में एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर नीचे आ रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? यहाँ पे एक रीजन होगा, डिफरेंस इन मासेस, है ना। इन कंपैरिजन टू एप्पल, एप्पल के मास के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, राइट, वो उतनी उस पर उतना ज़्यादा कम फोर्स लगाकर वो जो है चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के कंपैरिजन में बहुत कम है, और इसलिए जिसका मास कम है वो हायर मास के टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाकर वो उसको खींच लेगी अपनी तरफ। ठीक है, ये चीज़ें अभी हम और आगे क्लियर करते हैं। ये देखो, ये मून और अर्थ का एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे ये सर्कुलर मोशन में मून जो है हमारा, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये देखो, हर एक तरफ, यहाँ से अर्थ जो है क्या कर रही है, मून की तरफ जो क्या लगा रही है, अपना एक पुल ऑफ ग्रेविटी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। पुल ऑफ द मून एंड अर्थ ऑन ईच अदर, दोनों के बीच एक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पर जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक ऑर्बिट पे, और इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने कहा था कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ अर्थ पर गिर रहा है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देती है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल भी अट्रैक्ट करता है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का था, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगाना होगा। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। और अगर हम फोर्स की बात करें यहाँ पे, तो फोर्स जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास जिसका जितना कम होगा उतना ही कम फोर्स उस पर लगेगा, मास जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, जिसकी वजह से हम अर्थ को जो है एप्पल की तरफ मूव होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, बहुत ज्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका होगा, कम फोर्स लगाकर भी वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, ठीक वैसे ही हमने कभी अर्थ को जो है मून की तरफ मूव करते हुए, अट्रैक्ट होते हुए, ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास जो है इन कंपैरिजन टू मून बहुत ज्यादा है, जिससे वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर मून को अपनी तरफ जो है पुल करती है, और वो मून उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है।
In our solar system, all the planets in our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and planets. अभी हमने एप्पल का एग्जांपल देखा, मून का एग्जांपल देखा, सेम वैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो सब सेम मास के भी हैं, ठीक है, और वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन वी कैन से कोई एक फोर्स ऐसा एक्सर्ट करता है सन और प्लैनेट के बीच में, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में एक ऑर्बिट में जो है चारों ओर उसके रिवॉल्व करते रहते हैं। From the above facts, Newton concluded not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, तीन ऑब्जेक्ट्स, चार ऑब्जेक्ट हम मान ले, वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन ने यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया था कि कैसे, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यानी एक अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। क्यों करती? बिकॉज इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर, एग्जाम्पल हमने देखा, एप्पल का देखा, मून का देखा, और इसके अलावा न्यूटन, इज़ैक न्यूटन थे, उन्होंने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें, नॉट ओनली एप्पल एंड द मून, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अपकमिंग वीडियोस में इसी चैप्टर के हम और फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.